हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। एंड कभी मुझसे भी पूछ लिया करो कि मैम आप कैसे हो। तुमने नहीं पूछा फिर भी मैं बता देती हूँ, आई एम डूइंग ग्रेट। So students, in our previous lecture we discussed about the potential difference, and then we practiced a few questions also based on potential and potential difference. So today this is the time to move a step ahead. थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और आज डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ. So guys, this is Komal Joshi and I welcome you all to the online classes of the Gleam Institute. अब ओम्स लॉ क्या है उसको देखने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने करंट जब फ्लो करता है तो वो किस तरीके से फ्लो करता है. उसके बारे में हमने क्या देखा था, दैट व्हेन यू प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस टू अ कंडक्टर, आपने इसको क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया. आपने इसको बैटरी से कनेक्ट करके इसको क्या प्रोवाइड करवा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवा दिया. तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाने के बाद हमें पता है द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स the positive terminal of the battery and they will be repelled by the negative terminal of the battery. So just because of this potential difference the current will flow in the circuit. और इस सर्किट में क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं उसके ऑपोजिट करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा. इतना हमने पढ़ लिया था. बट देन अ क्वेश्चन अराइज कि अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ भी चेंज किया जाता है, अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ भी चेंज किया जाता है तो क्या करंट में भी कोई चेंज आता है. इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है ओम्स लॉ से. सो देयर वाज अ साइंटिस्ट सिमोन ओम हु गेव दिस लॉ. एंड सबसे पहली लाइन में आपको बता दूं कि ये कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है. कुछ कंडक्टर्स या कुछ मटेरियल्स ऐसे अभी हम आगे पढ़ेंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ. उसके बाद हम इसका वेरिफिकेशन देखेंगे तो उससे हमें बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा कि जो ये ओम था ये कहना क्या चाहता था. क्लियर. सो द स्टेटमेंट इज लाइक if physical conditions like temperature, इसमें टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. आप आगे जैसे इस लेक्चर को जब पूरा देखोगे तो आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि टेम्परेचर का इतना ज्यादा रोल क्यों है. फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, humidity are kept constant or you can say remain same, then current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied to the ends of कंडक्टर. देखने में बहुत ही बड़ी सी डेफिनेशन लग रही है लेकिन बहुत ही इजी है समझने के लिए. इसका स्टेटमेंट ये था कि अगर ये कंडीशंस जो है कि कंडक्टर कितने टेम्परेचर पे है, क्या प्रेशर है, ह्यूमिडिटी यानी कि जो आसपास का वेदर है, अगर ये सारी कंडीशंस चेंज नहीं होती हैं तो किसी स्पेसिफिक कंडक्टर के लिए, फॉर अ स्पेसिफिक कंडक्टर, the current flowing through that conductor is directly proportional to the potential difference applied to the ends of the conductor. यानी कि कितना करंट फ्लो कर रहा है वो डिपेंड करेगा आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है इस पूरे सर्किट को. जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा. तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं इस लॉ को,
V proportional to I or I proportional to V. Potential difference is proportional to the current flowing, or you can say the current is proportional to the potential difference. और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, दैट इज कैपिटल R. Here capital R is a proportionality constant known as resistance. Known as resistance. ये तो हमने थ्योरी पढ़ ली ओम्स लॉ की. अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि रेजिस्टेंस क्या होता है और इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा लॉ का, क्या सच में ऐसा होता है. अभी हम इसका पूरा वेरिफिकेशन पढ़ेंगे. एक छोटी सी एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, वैसे ही कुछ एक्टिविटी मैं अभी यहाँ भी एक्सप्लेन करूंगी. आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ओम्स लॉ कंप्लीटली. तो बढ़े उस एक्टिविटी की तरफ. अब उस एक्टिविटी के लिए मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी एक इलेक्ट्रिक सर्किट की. एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट. अ कंप्लीट पाथ फ्रॉम व्हिच द करंट फ्लोज. क्योंकि करंट ऐसी हवा में तो फ्लो हो नहीं रहा है ना, ठीक है, वो दूसरा करंट होता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये हवा में तो फ्लो करेगा नहीं. सो टू फ्लो द करंट नीड्स अ मीडियम और अ पाथ. दैट कंप्लीट पाथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट. आपने इलेक्ट्रिक सर्किट के आपको बेसिक कंपोनेंट्स भी पता होंगे, जो आपने अभी तक छोटी क्लासेस में इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा है. उसमें आप एक बल्ब कनेक्ट कर देते हो और उसके साथ आप एक बैटरी कनेक्ट कर देते हो, सेल बोल सकती हूँ, सेल कनेक्ट कर देते हो, उसके साथ आप एक की कनेक्ट कर देते हो और आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है. लेकिन यहाँ पे जो हम सर्किट पढ़ेंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट पढ़ेंगे, क्योंकि हमें ओम्स लॉ को क्या करना है, वेरीफाई करना है. तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इस ओम लॉ की थ्योरी को लिख सकते हो. ओके, सो इफ आई हैव एन electric circuit something like this. मैंने सबसे पहले एक रेजिस्टर कनेक्ट किया इसके साथ. इस रेजिस्टर की जगह कुछ भी एक वायर हो सकता है, आप एक बल्ब ले सकते हो, एक एलईडी ले सकते हो, कोई भी ऐसा कंपोनेंट ले सकते हो जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होना चाहिए. तो यहां मैंने क्या कनेक्ट किया है, रेजिस्टेंस कनेक्ट किया. रेजिस्टेंस. आफ्टर दिस रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे क्या कनेक्ट किया है, रियोस्टेट कनेक्ट किया. ये रियोस्टेट जो होता है ये एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है. वेरिएबल रेजिस्टर मींस आप इसकी हेल्प से करंट के अमाउंट को चेंज कर सकते हो. अभी आपके लिए रियोस्टेट के बारे में इतना जानना काफी है कि जब आप रियोस्टेट किसी सर्किट से कनेक्ट कर देते हो तो आप करंट के अमाउंट को चेंज कर सकते हो. आप डिसाइड कर सकते हो कि करंट ज्यादा फ्लो करे या कम फ्लो करे. और क्यों होता है रियोस्टेट का ये काम, ये आप रेजिस्टेंस की जब एक्सप्लेनेशन देखोगे तब आपको समझ में आएगा. ओके, सो हियर वी कनेक्ट अ रियोस्टेट. इसका साइन होता है RH. देखो सिंपल जो रेजिस्टर होता है या जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं इस साइन से, और जो रियोस्टेट होता है उसको हम या तो इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये रियोस्टेट का साइन होता है. रियोस्टेट मींस वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये जो होता है ये वेरिएबल नहीं होता. देन वी विल कनेक्ट अ की, क्योंकि की हमें चाहिए होगी सर्किट को क्लोज या ओपन करने के लिए. एंड वी विल कनेक्ट अ ओमीटर, क्योंकि हमें पता है ओमीटर किसको मेजर करता है, करंट को मेजर करता है. एंड देन वी विल कनेक्ट अ बैटरी टू इट, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. अब इसी सर्किट में इसी रेजिस्टेंस के साथ देखो अमीटर तो सर्किट में हमेशा कनेक्ट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, और जो वोल्टमीटर होता है वो हमेशा कनेक्ट होता है किसमें, पैरेलल में. तो आपको इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में क्या कनेक्ट करना है, वोल्टमीटर कनेक्ट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव. ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सर्किट तैयार हो गया. और जुड़ने को बहुत सारी चीजें जुड़ सकती हैं, कैपेसिटर जुड़ सकता है, इंडक्टर जुड़ सकता है, बहुत सारे एलईडीज आप कनेक्ट कर सकते हो. बट कॉम्प्लेक्स सर्किट में भी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो हम लेके चलेंगे, क्योंकि ओम्स लॉ के लिए हमें इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है. ओम्स ने जो अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था वो इतने ही सर्किट पे परफॉर्म किया था. एक वोल्टमीटर लिया था, एक ओमीटर लिया था, और एक बैटरी कनेक्ट की थी, एक की कनेक्ट किया था और एक
रेजिस्टेंस और दूसरा एक रियोस्टेट। रियोस्टेट हम यूज करते हैं टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। अब प्रैक्टिकल परफॉर्म क्या किया गया तो बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल। उसके लिए पहले हमें एक यहाँ पे चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। इस चार्ट में हम क्या क्या टर्म्स लेके चलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, बैटरी में कितने सेल्स हैं, ठीक है। देन कितना उनका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, अमीटर में कितना करंट शो हो रहा है। उसके बाद हम यहां से लेंगे, देखो V इक्वल्स टू अभी हमने देखा IR, तो यहां से ये जो R है ये किसके इक्वल हो जाएगा? V बाय I के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ V बाय I का क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होगा? R के इक्वल होगा। ये चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? नाउ हाउ वी कैन वेरीफाई द ओम्स लॉ, और ओम्स ने खुद ने क्या प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था? व्हाट ही डिड, for the very first condition he took only one cell, उसने एक सिंगल सेल लिया और वो भी कितने वोल्ट का? 0.3 वोल्ट का एक सिंगल सेल लिया। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तो करंट फ्लो करेगा। और इस अमीटर का काम क्या होता है? करंट की रीडिंग लेना। इस अमीटर में जो रीडिंग आई करंट की, और जब करंट कैलकुलेट किया गया तो वो करंट कितना था? 0.12 एम्पियर। ये रीडिंग्स थी, ठीक है। एग्जैक्टली ये रीडिंग्स नहीं थी, मैंने कोई भी अपने हिसाब से रीडिंग्स ली है, बट द मेथड वाज द सेम। देन व्हाट ही डिड, ही टुक टू सेल्स, उसने क्या किया? अब एक की जगह दो सेल्स लिए, और फिर क्या किया? वापस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, करंट फ्लो करेगा, और अमीटर में क्या नोटिस की? करंट की रीडिंग नोटिस की। इस बार उसने क्या देखा कि करंट की रीडिंग जो थी वो ज्यादा आ रही थी, यानी कि करंट की वैल्यू ज्यादा दे रहा था अमीटर। तो यहां से इसका रिलेशन थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रूव हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कर दिया तो करंट भी ज्यादा आ रहा है। देन व्हाट ही डिड, ही टुक द सेल, टू सेल्स, और जो टोटल पोटेंशियल था फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिला के टोटल कितना हुआ? 0.5 वोल्ट। ये अकेले सेकंड सेल का नहीं है, फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिला के हुआ 0.5 वोल्ट। तो दो सेल्स मिल गए, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बना, और जो करंट की वैल्यू आई वो आई 0.2 एम्पियर। फिर प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया। अब इस बार कितने सेल्स लिए? टोटल 3 सेल्स लिए। तो अब बैटरी में कितने सेल्स हुए? टोटल 3 सेल्स। अब जो टोटल पोटेंशियल था वो टोटल पोटेंशियल कुछ था 0.75 वोल्ट। फिर से वही काम किया, फिर से अमीटर में करंट की रीडिंग नोट की, और इस बार जो करंट आया वो आया 0.3 एम्पियर। तो सपोज ये कुछ रीडिंग्स आई उस एक्सपेरिमेंट से। Then what he observed, the first observation was, as potential difference increases, amount of current also increases, amount of current also increases। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो यहीं से पता लग गई। उसके बाद उसने क्या किया? V बाय I का रेशियो लिया। किसका रेशियो लिया? V बाय I का, यानी कि जो अलग अलग वैल्यूज आई, पोटेंशियल की तो खुद ही ली थी, उसके बाद करंट की जो अलग वैल्यूज आई, इन सब का क्या लिया? रेशियो लिया। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि रेशियो कितना आएगा और उसकी भी क्या ऑब्जर्वेशंस रही होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई टेक द रेशियो इन दिस केस, अगर मैं इस केस में रेशियो लूं V बाय I, तो देखो V कितना है? 0.3 डिवाइडेड बाय I कितना है? 0.12। इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 2.5। कितना आएगा? 2.5। उसके बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशंस है। तो दूसरे में रेशियो क्या आएगा? V बाय I, V is 0.5 एंड I is 0.2। यहाँ रेशियो कितना आया? 2.5। देन थर्ड रेशियो देखें, V बाय I, V is 0.75 एंड I is 0.3। ये भी कितना आया? 2.5। वंडरफुल ऑब्जर्वेशन कि तीनों में जब इसने कुछ अपनी तरफ से पोटेंशियल की रैंडम वैल्यूज ली, लेकिन देखा क्या कि जिस अमाउंट में करंट इंक्रीज हो रहा था और बाद में जब रेशियो लिया गया तीनों अलग अलग केसेस में,
the ratio was same, the ratio was same. That means ये जो resistance आ रहा है R equals to V by I, R equals to V by I, ये क्या आ रहा था सारे केसेस में, क्या आ रहा था, कांस्टेंट, यानी कि सेम था. The resistance does not change. Resistance, or you can say ratio V by I remains same. लेकिन ये सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ह्यूमिडिटी चेंज नहीं हो रही है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, तब उसी केस में सिर्फ V by I क्या आएगा, सेम आएगा. अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फिर ये रेशियो गड़बड़ हो जाएगा. तो दैट इज वेरी मैंडेटरी दैट यू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट. तो यहाँ पे V by I रेशियो रिमेन्स सेम. ये सेकंड ऑब्जर्वेशन थी. तो जो बेसिक एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन से हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं, वो क्या क्या निकाल सकते हैं. नंबर 1, when the potential difference increases, the amount of current also increases. That means we have verified that V is proportional to R. Potential difference किसके proportional है, करंट के. या फिर कह सकते हैं करंट किसके proportional है, पोटेंशियल डिफरेंस के proportional है. दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या आई कि V by I का जो रेशियो है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है फॉर अ सेम कंडक्टर. कंडक्टर चेंज नहीं होना चाहिए. इट मींस कि अगर आप पोटेंशियल चेंज कर रहे हो या करंट अपने आप चेंज हो रहा है पोटेंशियल की वजह से, पोटेंशियल चेंज होने की वजह से उसका कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा. चेंज सिर्फ किस में आएगा, पोटेंशियल और करंट में आएगा. क्लियर है. उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ओम ने एक ग्राफ भी प्लॉट किया. एंड व्हाट वाज दैट ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ मिला उसे. अगर यहाँ पे मैं एक तरफ लूं पोटेंशियल की वैल्यू और एक तरफ किसकी लूं, करंट की, ऐसे ग्राफ को जहां पे आप पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो उसको हम कहते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या कहते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जब ये ग्राफ प्लॉट किया तो उसे एक लीनियर लाइन मिली, यानी कि स्ट्रेट लाइन. तो यहां से ये प्रोपोर्शनैलिटी प्रूव हो रही है कि V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दैट मींस इनमें लीनियर चेंज आता है. जितना पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है उतनी ही अमाउंट से करंट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो करंट भी 2 एम्पियर होगा, ऐसा नहीं है. इनमें जो चेंज आता है वो चेंज सेम अमाउंट का होता है. इनकी वैल्यू सेम नहीं होती है, लेकिन इनमें जो चेंज आता है या जितने अमाउंट से ये चेंज होते हैं वो सेम रहता है. और इन दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है. आपको माइन्यूट से माइन्यूट चीज समझनी पड़ेगी. So this was the VI characteristics for the Ohm's law, which represents a linear relation between the potential difference and current, and shows that potential difference is directly proportional to the current. लेकिन इस Ohm's law की limitations भी हैं, क्योंकि बहुत सारे मोस्टली कंडक्टर्स या मटेरियल्स ऐसे हैं जो Ohm's law को फॉलो करते हैं. यानी कि ये चीज उनमें फॉलो होती है कि अगर हम उनमें पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो Ohm's law को फॉलो नहीं करते हैं. इसीलिए कहा जाता है Ohm's law इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ. हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सारे मटेरियल्स इसको फॉलो करेंगे ही करेंगे, सारे कंडक्टर्स इसको फॉलो करेंगे ही करेंगे, बट मोस्टली करते हैं. यू कैन से बिटवीन अ रेंज 95 to 98% कंडक्टर्स जो होते हैं हमारे, हम जितने जानते हैं उनमें से Ohm's law को फॉलो करते हैं 95 to 98%. बट एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो Ohm's law को फॉलो नहीं करते हैं. दूसरा, Ohm's law डेविएट हो जाता है बहुत ही हाई टेम्परेचर्स पे एंड एट वेरी लो टेम्परेचर्स. नॉर्मल टेम्परेचर पे कंडक्टर Ohm's law को फॉलो करता है, बट अगर बहुत ज्यादा या फिर एकदम से अगर बहुत ज्यादा रैपिड चेंज आ जाए करंट के अंदर, एकदम से बहुत ज्यादा करंट जो है वो फ्लो करने लग जाए, तो वहां पे भी ये डेविएट हो जाता है Ohm's law. उसके बाद फिर पोटेंशियल और करंट में लीनियर चेंजेस नहीं आते. करंट सैचुरेट हो जाता है, पोटेंशियल चाहे आप चेंज करते रहो. सैचुरेट का मतलब है कि उस सर्किट में जितना मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है वो फ्लो करता है, उसके बाद करंट चेंज नहीं होता है. पोटेंशियल आप चेंज कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस आप चेंज कर सकते हो. सो दिस Ohm's law हैज गॉट सम लिमिटेशंस टू. क्लियर है? आई बात समझ कि एग्जैक्टली जो Ohm's law था वो किस पे बेस था, किसका रिलेशन आपको बताने के लिए था. अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा रेजिस्टेंस पे, कि ये रेजिस्टेंस है क्या. इस रेजिस्टेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि Ohm's ने भी जो
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये कोई ऐसी तुक्के से नहीं दिया था. देयर इज अ very important logic behind giving this constant. And what is that logic? See, एक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे. एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स कीप मूविंग हियर एंड देयर रेंडमली. ये मैं आपको बता चुकी हूं, आड़े मूव करते रहते हैं अपने ही रीजन में. ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, एक पर्टिकुलर रीजन में दे जस्ट कीप वाइब्रेटिंग, मतलब कीप वाइब्रेटिंग, मूव करते रहते हैं इधर से उधर. लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन है, कुछ इधर जा रहे हैं कुछ इधर जा रहे हैं. तो अगर मैं कोई भी एक प्रॉपर क्रॉस सेक्शन कंसीडर करूं, कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करूं, तो उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स उधर भी जा रहे हैं, तो कोई प्रॉपर करंट फ्लो नहीं करेगा. यही कॉन्सेप्ट होता है. बट जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं वैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक तरफ ड्रिफ्ट करने लगते हैं. यानी कि अब इनकी जो सिचुएशन है, यहां देख लेते हैं, अब इनकी जो सिचुएशन है वो क्या बनेगी. आफ्टर कनेक्टिंग द बैटरी these electrons will start drifting towards a particular direction. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होने लगते हैं, ड्रिफ्ट होने लगते हैं. और जिस स्पीड से ड्रिफ्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बट ये इलेक्ट्रॉन्स जब ड्रिफ्ट होते हैं तब भी इनके आसपास के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं इनसे टकराते रहते हैं. इतना इजी नहीं है इनके लिए ड्रिफ्ट होना. तो जब ये मूव कर रहे हैं तो इनको एक इजी पाथ नहीं मिलता है. दैट मींस देयर विल बी सम ऑब्स्ट्रक्शन. There will be some obstruction in the flow of these electrons. That obstruction is known as resistance. कि जब ये ड्रिफ्ट होते हैं तब भी इनके पाथ में कोई ना कोई रुकावट आती है, इजीली ये मूव नहीं कर पाते हैं. And that obstruction is known as resistance. जैसे फ्रिक्शन होता है ना, मोशन में फ्रिक्शन ओपोज करता है मोशन को, कुछ केसेस में ये प्रोपोज भी करता है, हमेशा ओपोज नहीं करता. तो उसी तरीके से रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या करता है, ओपोज करता है. इट मींस ये करंट के फ्लो को क्या करता है, ओपोज करता है. तो रेजिस्टेंस एक तरीके का क्या हो गया, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर. किसी भी मटेरियल का हो सकता है, क्योंकि हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो मैंने कंडक्टर यूज किया. किसी भी मटेरियल का हो सकता है, इंसुलेटर्स का तो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए करंट फ्लो नहीं करता है. सो ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट के फ्लो में इस रीजन से जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है उस ऑब्स्ट्रक्शन को ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं. अब वापस आ जाओ यहाँ पे, V equals to IR. V equals to IR. Relation for the Ohm's law, V equals to IR. अब अगर हम चाहते हैं कि जो V by I रेशियो है ये कांस्टेंट रहे, यानी कि R के इक्वल या किसी भी वैल्यू के इक्वल रहे, बट ये कांस्टेंट रहे, सेम रहे, फॉर दैट जितना यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है पोटेंशियल में, जितना पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, हमें पता है उतना करंट भी इंक्रीज होगा. लेकिन ये दोनों वैल्यूज को इक्वल रखने के लिए V equals to IR का प्रोडक्ट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को इक्वल रखने के लिए यहाँ पे बैलेंस बनाना पड़ेगा. बैलेंस यानी कि जितना करंट का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है उतना ही रेजिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा. और अगर ये पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो करंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. लेकिन उतना ही फिर रेजिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे बैलेंस बना रहे. आ गया बात समझ. इट मींस रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का जितना ज्यादा है उससे उतना कम करंट फ्लो करेगा, और रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का जितना कम है उससे उतना ज्यादा करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा. और बहुत ही सिंपल सी बात है, जितना ऑब्स्ट्रक्शन कम लगेगा, जितना ऑपोजिशन कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स उतना इजीली फ्लो करेंगे, उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, उतना रैपिडली इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कि नहीं करेंगे. यानी कि किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितने रैपिडली इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, यानी कि जितना ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगा उतना कम करंट फ्लो करेगा. सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस. सो जो करंट है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है.
The current is directly proportional to the potential and inversely proportional to the resistance. Resistance ज्यादा तो current कम, resistance कम तो current ज्यादा. ठीक है. The SI unit of this resistance, SI unit of resistance is ohm. क्योंकि अब जो साइंटिस्ट थे ओम थे, उन्होंने ही दिया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे इस रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या पड़ी, ओम. और अगर वैसे इसकी यूनिट देखें तो देखो R किसके इक्वल होगा, V बाय I के इक्वल होगा. पोटेंशियल होता है वोल्ट और करंट क्या होता है, एम्पियर. सो वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल्स टू ओम. वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल्स टू ओम. इसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं, ओम नहीं लिखते हैं जब हम ऐसा यूनिट लिखते हैं, हम इसकी जगह एक सिंबल यूज करते हैं एंड दैट सिंबल इज समथिंग लाइक दिस. ये सिंबल हम यूज करते हैं किसके लिए, टू रिप्रेजेंट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. तो अगर आपसे अब कोई पूछे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस तो क्या बोलोगे, ओम. लिखना नहीं है, ऐसा सिंबल बनाना है. क्लियर? ओके. But this is not the end of the concept of resistance. Resistance इससे भी बहुत ज्यादा है, बहुत वाइड है, क्योंकि ये resistance affect होता है कुछ factors से. There are few factors which can affect this resistance. यानी कि ये change भी हो सकता है. अब आप बोलोगे change कैसे हो सकता है, अगर कंडक्टर change नहीं किया तो resistance कैसे change हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे factors हैं जिन पे ये resistance क्या करता है, depend करता है. एंड बिफोर दैट हम इसको ग्राफिकल मेथड से भी रेजिस्टेंस को देख लेते हैं, क्योंकि कभी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस पे एज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू. अभी हमने जो ग्राफ देखा था वो ग्राफ क्या था, कुछ ऐसा था. ये एंगल जरूरी नहीं है कि ये 90 है तो ये 45 डिग्री होगा, जरूरी है 45 डिग्री, कोई भी एंगल हो सकता है. सपोज दिस एंगल इज थीटा. ठीक है. अब यहाँ पे होगा क्या कि सपोज ये आपने लिया है पोटेंशियल इस एक्सिस पे और यहाँ क्या लिया है, आई लिया है. क्लियर? इस ग्राफ का एक स्लोप होता है. ग्राफ का क्या होता है, स्लोप होता है. स्लोप मतलब ये कितना इंक्लाइंड है, कितने एंगल पे है. ये जो थीटा होता है इसको हम स्लोप कहते हैं. अभी आप ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में अगर आपने पढ़ ली है या पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं. तो उसी के बेसिस पे हम स्लोप को लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे मैं आपको स्लोप का ट्रिग्नोमेट्री में ना जाते हुए बहुत ही बेसिक आपको मैं स्लोप का कॉन्सेप्ट बता दूंगी कि स्लोप क्या होता है. तो यहाँ पे अगर मुझे इस ग्राफ के लिए स्लोप बताना है तो व्हाट आई नीड टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एंड करंट. सपोज अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल मेजर करूं तो वो कुछ है V1 और करंट है I1. करंट कितना है, I1. अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल मेजर करूं तो सपोज वो कुछ है V2 और जो करंट है वो क्या है, I2. तो मैंने दो डिफरेंट वैल्यूज ले ली, करंट की दो डिफरेंट वैल्यूज और पोटेंशियल की दो डिफरेंट वैल्यूज. तो ये जो स्लोप होता है ये किसके इक्वल होता है, जो वर्टिकल एक्सिस होता है. जो वर्टिकल एक्सिस होता है उस पे आपको देखना पड़ता है. तो यहाँ पे मेरे पास है चेंज इन पोटेंशियल. यहाँ पे क्या मैं लूंगी, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय, यहां मैं क्या लूंगी, चेंज इन करंट. जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, चेंज इन करंट. मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी बता दूंगी. सो चेंज इन पोटेंशियल का मतलब होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. बाद वाला पोटेंशियल है V2, पहले वाला कितना है V1, डिवाइडेड बाय करंट में भी सेम प्रोसेस I2 माइनस I1. ये किसके इक्वल होता है, स्लोप के इक्वल होता है. अब अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ पोटेंशियल में डिफरेंस तो है तो पोटेंशियली, चेंज इन पोटेंशियल हो या सिंपल पोटेंशियल है तो पोटेंशियली, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है. और यहाँ पे चेंज इन करंट का मतलब है तो करंट ही. तो ये एक्चुअल में किसका रेशियो है, पोटेंशियल अपॉन करंट का रेशियो है. V इक्वल्स टू IR था, R किसके इक्वल था, V बाय I. तो ये रेशियो भी किसके इक्वल होगा, R रेजिस्टेंस के इक्वल होगा. That means the slope of this VI characteristics will give you the value of resistance. But इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी होती है. ये मैंने I करंट लिया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और पोटेंशियल को लिया वर्टिकल एक्सिस पे, Y एक्सिस पे. अगर मैं करंट को लेती Y एक्सिस पे और पोटेंशियल को लेती इस एक्सिस पे
तो ये रेशियो चेंज हो जाता है, ये बनता I2 माइनस I1 अपॉन V2 माइनस V1 यानी कि 1 अपॉन R। फिर स्लोप किसके इक्वल आ जाता है, 1 अपॉन R के इक्वल हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको ग्राफ में किस एक्सिस पे किसकी वैल्यू दे रखी है। अगर सिंपलीफाई करना चाहते हो इसको स्लोप को, कि स्लोप कैसे पता लगाना होता है, तो देखो स्लोप होता है tan थीटा के इक्वल। स्लोप किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल, और tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। तो यहाँ पे आपको एक कोई ट्रायंगल देखना पड़ेगा, और ट्रायंगल भी कौन सा, सपोज यहाँ पे मैंने वैल्यू ली है V1 की और यहाँ पे I1, ये V2 और I2। तो आपको सपोज आप यहाँ से इस ट्रायंगल को अगर देखो, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इसमें ये जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, चेंज इन करंट को, I2 माइनस I1 को, और ये जो वैल्यू है किसको रिप्रेजेंट करेगी, चेंज इन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगी। इस ट्रायंगल में ये है आपके पास 90 डिग्री, और 90 डिग्री में ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर। तो इस परपेंडिकुलर की वैल्यू है V2 माइनस V1 और इसकी वैल्यू है I2 माइनस I1। तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू tan थीटा, और tan थीटा बोले तो स्लोप, तो स्लोप बोले तो tan थीटा बोले तो परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस बोले तो V2 माइनस V1 बटा I2 माइनस I1। आई बात कुछ समझ। ये स्लोप का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको इस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगी और ऐसे क्वेश्चंस आपके अपीयर भी होते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकंड थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड, कौन से एक्सिस पे क्या दे रखा है, करंट कौन से एक्सिस पे है, पोटेंशियल कौन से एक्सिस पे है। क्लियर। अगर ये सिंपल में यहाँ पे चेंज ना लेती तो आप इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में याद रख सकते हो, सीधा V बाय I। तो कुछ मत करो, ग्राफ प्लॉट करो, यहाँ पे करंट की वैल्यू और यहाँ पे किसकी, पोटेंशियल की वैल्यू, इस ट्रायंगल को ले लो। ये एंगल कितना, थीटा, और ये कितना 90। ये भी परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है, बेस होता है। यहाँ पे जो टोटल वैल्यू वो किसकी, पोटेंशियल की, और यहाँ पे जो टोटल वैल्यू वो किसकी, करंट की। तो V बाय I ये भी किसके इक्वल होता है, स्लोप के इक्वल होता है। ये थोड़ा डेप्थ में, ये ज्यादा टेक्निकल है, ये कैजुअली समझने के लिए ये भी अच्छा है, ये बुरा नहीं है, ये ज्यादा टेक्निकल है। तो आप इजीली इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, स्लोप मतलब V बाय I, कब, जब V वर्टिकल एक्सिस पे हो और I किस पे हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। क्लियर। एंड ट्रस्ट मी, इन दिस डेप्थ आपको ओम्स लॉ कोई नहीं पढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है जब आपको 12th लेवल पे ओम्स लॉ बताया जाता है, बट आपके लिए बहुत जरूरी है। एज आई कमिटेड दैट आई विल प्रिपेयर यू अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्लियर। तो ये स्लोप का कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो तुम लोग आंसर दोगे, मैं नहीं करवाऊंगी। सारी हेक्टिक मेरी थोड़ी ना है, तुम लोग भी तो कुछ करोगे। ओके, नाउ क्या बता रही थी मैं कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब इसको समझने के लिए भी आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखी है, बट वो एक्टिविटी नहीं करेंगे हम, इट इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की जितनी ज्यादा लेंथ लोगे, एक तो सपोज आपने इतना छोटा वायर लिया है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, यानी कि इससे करंट को फ्लो करने में परेशानी होगी। एक अगर आप इसकी डबल लेंथ का वायर ले लो, यानी कि ऐसा एक मार्कर यहाँ और कनेक्ट हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है जितना लंबा पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी करंट को, यानी कि उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। इट मींस द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितनी ज्यादा लेंथ लोगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा लगेगा। सेकेंड, द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आप बोलोगे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, बता रही हूं ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, ये वायर है, ठीक है, वायर मोस्टली सिलिंड्रिकल शेप में होता है, तो इसका ये जो एरिया होता है, दिस एरिया, ये वायर की लेंथ है, ये इसकी एक तरीके से क्या है, इसका एक सेक्शन है, इसका ये जो एरिया होता है, यानी कि इसकी जो थिकनेस को रिप्रेजेंट
सेक्शनल एरिया, तो इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस। क्या मतलब है इसका, एक तो पतला वायर लो, एक थोड़ा मोटा वायर लो, तो इसमें से रेजिस्टेंस किस में ज्यादा ऑफर होगा, देखो एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, यानी कि इस कंडक्टर वायर में से करंट क्या करेगा, इजीली फ्लो करेगा। और ये तो सोचने वाली बात है, जितनी कम थिकनेस का वायर होगा उतनी ज्यादा भीड़ होगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उतना मुश्किल होगा करंट को फ्लो करना, और जितना खुला स्पेस मिलेगा उतना करंट इजीली फ्लो करेगा। तो हर चीज को बहुत ही अच्छे वे में याद रखना है, एग्जांपल्स के साथ याद रखना है। पतला वायर ज्यादा डिफिकल्टी मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, मोटा वायर मतलब कम डिफिकल्टी मतलब रेजिस्टेंस कम, तो एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और अगर एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। सो द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। अगर कंबाइन करें इसको तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब यहां फिर से एक प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है रो, इसको कहते हैं RHO, रो। इस रो को हम जो ये यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बता दूंगी अभी क्या होता है, ज्यादा पैनिक मत हुआ करो, जब तक मैं हूं पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। R इक्वल्स टू रो L बाय A की जगह L बाय A, ये आप एक तरीके से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी बोल सकते हो इसको। तो ये एक तो ये दो फैक्टर्स हुए जिन पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, थर्ड फैक्टर और होता है जिसपे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। टोटल 4 फैक्टर्स की बात करेंगे। थर्ड फैक्टर इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। आफ्टर दैट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्योंकि अभी हम जब रेजिस्टिविटी को भी पढ़ेंगे, अभी बहुत एक्सप्लेन करना बाकी है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये, और बहुत अच्छे से इनको समझना भी जरूरी है। ये दोनों फैक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके नंबर ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को क्लियर कर सकता है अगर आपने इन फैक्टर्स को बहुत अच्छे से समझ लिया। तो रेजिस्टेंस जो है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्लियर? अभी आगे बढ़ेंगे तब बताएंगे कि इसमें कैसे ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एंड नेचर ऑफ द मटेरियल कि वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, सुपरकंडक्टर है, अलॉय है, क्या है, उसके बेसिस पे रेजिस्टेंस होगा। कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है, इंसुलेटर्स का बहुत ज्यादा होता है, सेमीकंडक्टर्स का इंसुलेटर से थोड़ा कम होता है लेकिन कंडक्टर से ज्यादा होता है। अलॉय जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस जो कंडक्टर्स होते हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्लियर? जो सुपर कंडक्टर्स है उनका बिल्कुल रेजिस्टेंस बहुत ही 0 के बराबर होता है। तो ये सारे मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं वो भी अभी हम सारा एक्सप्लेन करेंगे। You need to understand each and everything thoroughly। और मैं ये इतना डेप्थ में इसलिए करवा रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे जब क्वेश्चन फेस करें तो उन्हें ये लगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, इसलिए मेरे बच्चों को सब आना चाहिए, सब पढ़ेंगे वो। तो अगर बात करें कि हाउ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल, उससे पहले रेजिस्टिविटी की बात करना जरूरी है। क्या है रेजिस्टिविटी? अभी हमने देखा R इक्वल्स टू रो L बाय A। दिस रो इज नॉन एज resistivity or specific resistance or specific resistance। अगर मैं इस रो की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये क्या बनेगा, R into A by L। In this formula if A becomes 1 and L becomes 1, unity, अब 1 सेंटीमीटर लेंथ भी हो सकती है, 1 मीटर भी हो सकती है, यूनिटी हो जाए, यानी कि हम सिर्फ यूनिट लेंथ लें किसी भी कंडक्टर की। सपोज कोई कंडक्टर 10 मीटर लेंथ है कंडक्टर की, बट हम सिर्फ 1 मीटर लेंथ को कंसीडर करें,
तो यहाँ पे अगर मैं 1 मीटर लेंथ को कंसीडर करूं और उस वायर का जो एरिया है वो भी 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, तो अगर एरिया यूनिटी हो जाए और लेंथ यूनिटी हो जाए, इन दैट केस रो इक्वल्स टू r into 1/1, यानी कि किसके इक्वल, r के इक्वल। सो व्हाट इज दिस रेजिस्टिविटी? कोई भी कंडक्टर ओपोज करता है करंट को, उसकी वो प्रॉपर्टी हो गई रेजिस्टेंस, बट वो कितना रेजिस्ट कर रहा है, यानी कि कितना ज्यादा ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है, उस प्रॉपर्टी का जो मेजरमेंट होता है वो उसकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको देखें, देन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय the unit length of the conductor having unit cross sectional area, is called resistivity, पूरा कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस लगा रहा है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, उस कंडक्टर का एक यूनिट पार्ट, एक छोटा यूनिट पार्ट बिल्कुल, वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसकी उस मेजरमेंट को या प्रॉपर्टी को कहते हैं रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी इज द मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस अप्लाइड बाय एनी कंडक्टर और इट्स यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ जो है किसी कंडक्टर की, वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करती है, वो उसका क्या होता है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्ट करता है करंट को, वो रेजिस्टेंस है, लेकिन कितना रेजिस्ट करेगा, वो रेजिस्टिविटी। इस रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होगी, देखो इधर, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की क्या होगी, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओम इनटू मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम इनटू मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है जानने वाला, कि रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला में एरिया और लेंथ दोनों आते हैं, रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला में एरिया और लेंथ दोनों आते हैं, बट फिर भी ये रेजिस्टिविटी कंडक्टर के शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करती। कितना बड़ा डिफरेंस आ गया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज, बट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज। सो the resistivity depends on what factors? Rho depends on, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर आगे। Rho depends on number 1 only the nature of material, उसके ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसकी कोई भी शेप हो, हमें तो सिर्फ उसकी यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से मतलब है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी शेप एंड साइज क्या है, कितनी लेंथ है, कितना एरिया है, क्योंकि हमें तो सिर्फ यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए। सो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज। सेकंड, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ये किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी, यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। बट रेजिस्टिविटी ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे। एक छोटे से एग्जांपल के लिए, अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए कि ये एक वायर है, इसको 5 इक्वल पीसेस में कट कर दिया गया, इसकी रेजिस्टिविटी रो है, जिस भी मटेरियल का ये है उसकी रेजिस्टिविटी रो है, और इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया। बताओ अब ईच पार्ट की रेजिस्टिविटी क्या होगी? तो बच्चे क्या करते हैं? इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। अरे भाई क्यों? फर्क नहीं पड़ता, 5 में काटो, 50 में काटो, 500 में काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। तो अभी भी रेजिस्टिविटी रो है और अभी भी कितनी रहेगी? रो रहेगी। Isn't it interesting? बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये टॉपिक। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि मैं बीच-बीच में मैं शॉर्टकट में इतनी इंपॉर्टेंट बातें लिख जाती हूँ कि अगर आपने मिस कर दी तो फिर आप सोचते ही रह जाओगे कि क्या था, फिर मैम का लेक्चर दोबारा देखना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करो, ताकि आपके माइंड में एक एक चीज रिटेन कर जाए।
देखो अगर बात करें टेम्परेचर की, इफ आई टॉक अबाउट टेम्परेचर, तो देखो भाई टेम्परेचर के साथ किसकी रेजिस्टिविटी कितनी चेंज होगी या किसका रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, वो सब डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो इसमें हम सबसे पहला जो लेते हैं क्लासिफिकेशन में, वो हम लेते हैं कंडक्टर। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन में लेते हैं अलॉयज। क्या लेते हैं? अलॉयज। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन में लेते हैं सेमीकंडक्टर्स। क्या लेते हैं? सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद हम लेते हैं इंसुलेटर्स। उसके बाद हम क्या लेते हैं? इंसुलेटर्स। और लास्ट में हम किसको लेते हैं? सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स। इतने टाइप के मटेरियल्स होते हैं। इनमें से भी सिर्फ हम उनकी बात करते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, ओमिक कंडक्टर्स या फिर जो ओमिक मटेरियल्स हैं। अब अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो ध्यान रखना, मैं सबके साथ आपको रिविड लॉजिक बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। कंडक्टर में व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन R also increases। जब भी कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है उनमें रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मैंने पहले भी बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल जो उनकी थर्मल वेलोसिटीज है वो ज्यादा होती है, यानी कि वो थर्मली डेली मतलब अपने आप में क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये और भी ज्यादा थर्मली एजिटेट हो जाएंगे, और ज्यादा भड़क जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। जितना ज्यादा ये भड़केंगे उतना ज्यादा कोलिजन होगा, जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा डिफिकल्टी होगी इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करने में। जितनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। सो when the temperature increases for the conductors, the resistance also increases. Same happens in the case of resistivity. When temperature increases, resistivity also increases. टेम्परेचर पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। जब आप कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इन द केस ऑफ अलॉयज, ऑल्दो इनमें भी टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। ध्यान से सुनना, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। इनमें भी अलॉयज क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ दीज कंडक्टर्स। जैसे कॉन्स्टेंटिन है, मैग्नीन है, ये सब क्या है? अलॉयज है। तो अलॉयज में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। बट जितना चेंज कंडक्टर के केस में आता है उतना चेंज नहीं आता, यानी कि बहुत टेम्परेचर बढ़ाने पे भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसमें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, थोड़ा टेम्परेचर पे बढ़ाया तो ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस भी उतना ही बढ़ेगा। लेकिन इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तब भी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो यहां मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं इन स्मॉल अमाउंट कंपेयरिंग टू कंडक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ अलॉयज, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कि इनका टेम्परेचर बढ़ाने पे ऑल्दो इनका रेजिस्टेंस कंडक्टर से ज्यादा होता है, बट टेम्परेचर बहुत बढ़ाने पर भी इनका ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता है। This property, just because of this property, these alloys are used in heating devices बनाने में, या जितने भी हम वायर्स यूज करते हैं लैब में यूज करते हैं, कनेक्टिंग वायर्स यूज करते हैं जैसे कॉन्स्टेंटिन का, मैग्नीन का, तो उसमें भी ये यूज होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता भी है तो इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन भी है। बाय मेनली alloys are used in making the coils of the heating elements। हीटिंग एलिमेंट्स की कॉइल बनाने के लिए अलॉयज क्यों यूज किए जाते हैं? कंडक्टर्स क्यों नहीं यूज किए जाते? क्यों? क्योंकि कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो ये मेल्ट होकर टूट भी सकता है। लेकिन जो अलॉयज होते हैं उन पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाने पे भी रेजिस्टेंस में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। एंड दे डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली, ये जल्दी से गर्म होकर मेल्ट नहीं होते, इसीलिए इनको हीटिंग डिवाइसेस में एज अ कॉइल्स यूज किया जाता है। तो देखो कितने हमारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो रहे हैं साथ साथ। सेम हैपेंस इन द केस ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ती है बट इन स्मॉल अमाउंट। मतलब हो सकता है चेंज ना भी आए, रेजिस्टिविटी हो सकता है चेंज
चेंज ना भी आए, बहुत ही माइन्यूट सा चेंज आएगा तो ज्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है। देन सेमीकंडक्टर्स, देखो सेमीकंडक्टर्स ना तो कंडक्टर्स है ना इंसुलेटर्स हैं, बीच की कैटेगरी है। इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से बहुत कम होती है लेकिन इंसुलेटर से थोड़ी सी ज्यादा होती है। इंसुलेटर तो कंडक्ट करते ही नहीं है, तो इंसुलेटर्स जो मटेरियल्स होते हैं उन्हीं में कुछ इंप्योरिटीज मिलाई जाती हैं, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स हैं। जब इंसुलेटर्स में इनकी कुछ इंप्योरिटीज मिला दी जाती है, कुछ इंप्योरिटीज मिला दी जाती हैं तो वो सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं। ये सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंसुलेटर से थोड़ी सी ज्यादा होती है। बट होता क्या है, सेमीकंडक्टर्स में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा मतलब कंडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेम हैपेंस इन द केस ऑफ रेजिस्टिविटी, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। बट जैसा रिलेशन हमने कंडक्टर और एलॉयज में बताया वैसा भी सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में भी बताऊंगी। इन द केस ऑफ इंसुलेटर्स, एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग, इंसुलेटर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, बट रैपिड डिक्रीज, इसमें क्या आता है, रैपिड डिक्रीज आता है, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस कम हो जाता है, यानी कि बहुत रैपिड चेंज आता है। इसमें इतना नहीं आता, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा रहे हो तो भी रेजिस्टेंस कोई बहुत ज्यादा कम नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा कम होता है, ठीक है। सेम हैपेंस इन द केस ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाती है रेजिस्टिविटी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बहुत कम हो जाती है इंसुलेटर्स की। आ रही है बात समझ? दिस हैपेंस इन द केस ऑफ इंसुलेटर्स। नाउ इन द केस ऑफ सुपरकंडक्टर, सबसे पहले तो सुपरकंडक्टर्स होते क्या हैं? कुछ कंडक्टर्स और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं लाइक लेड अच्छा एग्जांपल है। अगर ये बहुत एक टेम्परेचर की लिमिट होती है जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, below that critical temperature these conductors allows the maximum amount of current to flow, यानी इनकी रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाती है, ये ओपोज करते ही नहीं है करंट को, बहुत इजीली इनसे करंट क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है। These type of materials are known as superconductors, और ये जो प्रॉपर्टी है इनकी, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। तो मैं लास्ट में लिखवा दूंगी व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स। तो ये जो सुपर कंडक्टर्स हैं इनमें जो टेम्परेचर है, अगर बहुत लो टेम्परेचर है तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, यानी कि बिल्कुल लो टेम्परेचर पे, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, या इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहते हैं, बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर दे डू नॉट ओपोज द फ्लो ऑफ करंट, बहुत इजीली करंट के फ्लो को ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। बढ़े आगे, अब आपको एक क्राइटेरिया भी याद रखना है कि जो रेजिस्टिविटी है डिफरेंट मटेरियल्स की, लाइक कंडक्टर, अलॉय, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो किस प्रोपोर्शन में वेरी करती है, या कितना इनका रेंज कितना होता है रेजिस्टिविटी का। वैसे आपको चार्ट दे रखा है, सिल्वर जो होता है इन कंडक्टर्स उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, इसीलिए उसको सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। उसके बाद जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है किसकी, कॉपर की, ठीक है। इसीलिए कॉपर और सिल्वर को सबसे अच्छे कंडक्टर्स माना जाता है, और उनमें भी सबसे अच्छा किसको माना जाता है, सिल्वर को माना जाता है। आपको ये रेंज ध्यान में रखनी है, रटने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा एक आइडिया ध्यान में रखना है आपको। कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है इट वेरीज बिटवीन द 10⁻⁸ टू 10⁻⁶, और इनमें सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, सिल्वर की। मैं बता चुकी हूँ सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, सिल्वर की। उसके बाद जो अलॉयज होते हैं उनकी 10⁻⁸ टू 10⁻⁶ वेरी करती है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा होती है। Then semiconductors, their resistivity varies from 10⁻⁵ to 10⁻²। Insulators इनकी बहुत ज्यादा होती है, 10⁻10 to 10⁻14 ओम into मीटर। क्लियर? Then यहाँ पे मैंने ये
आपको बेसिक जो 3 अलॉयज जिनकी वायर्स हम लैब में भी यूज करते हैं वो मैंने बताया। कॉन्स्टेंटिन जो अलॉय है इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर, निकल, फेरिस एंड मैग्नीज। मैग्नीज इज अ अलॉय ऑफ कॉपर, मैग्नीज एंड निकल। नाइक्रोम ये लैब में बहुत वाइडली यूज होती है, नाइक्रोम वायर, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ निकल एंड क्रोमियम। क्लियर? अब बेटा इसी कॉन्सेप्ट में एक लास्ट टर्म आपके आती है टेम्परेचर कोफिशिएंट। व्हाट इज दिस टेम्परेचर कोफिशिएंट? बस इसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड वी विल वाइंड अप विद द लेक्चर। टेम्परेचर कोफिशिएंट छोटा सा टॉपिक है, 2-4 मिनट का। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? ये टेम्परेचर कोफिशिएंट इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? अल्फा। ये साइन होता है अल्फा का। बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट एक ऐसा कोफिशिएंट होता है जो मेजरमेंट देता है आपको रेजिस्टिविटी का, कि किस मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी कैसी होगी, रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा, उसका जो मेजरमेंट आपको देता है किसी भी मटेरियल के लिए वो अल्फा देता है। ठीक है? कैसे देता है? बिकॉज दिस अल्फा रेफर्स टू change in resistivity per unit original resistivity per unit change in temperature। सपोज आपके पास कोई एक वायर है और T1 टेम्परेचर पे उसकी रेजिस्टिविटी ρ1 है और T2 टेम्परेचर पे उसकी रेजिस्टिविटी क्या है? ρ2 है, यानी कि इतनी उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है, तो उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कितना होगा? चेंज इन रेजिस्टिविटी मतलब फाइनल रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी ρ2 माइनस ρ1, चेंज इन रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, पहले कितनी थी? ρ1 इनटू कितना चेंज किया टेम्परेचर में? ये सपोज T डिग्री सेल्सियस, T1 डिग्री सेल्सियस और T2 डिग्री सेल्सियस, कितना चेंज किया टेम्परेचर में? इसको कैपिटल T से भी आप लिख सकते हो, T1 माइनस T2 माइनस T1, इतना चेंज आया टेम्परेचर में, तब इतनी रेजिस्टिविटी चेंज हुई है। ये जो मेजरमेंट देता है आपको कौन देता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा। इसी तरीके से आप रेजिस्टेंस की टर्म्स में भी इसको डिफाइन कर सकते हो। अल्फा इज आल्सो इक्वल्स टू चेंज इन रेजिस्टेंस per unit original resistance per unit change in temperature। कितना टेम्परेचर में चेंज आया है और टेम्परेचर में कितना चेंज आने पे कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ है, उसका मेजरमेंट कौन देता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा। जिस केस में या जिस मटेरियल के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है उनके लिए अल्फा होता है पॉजिटिव। उनके लिए अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, और अल्फा नेगेटिव होता है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज और रेजिस्टेंस क्या हो? डिक्रीज हो। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो तो अल्फा नेगेटिव, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो तो अल्फा पॉजिटिव, यानी कि कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव और इंसुलेटर्स के लिए अल्फा नेगेटिव। क्लियर? सो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई? ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 T2 माइनस T1। अब यहां से अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? देखो, ये चेंज इन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की यूनिट, यहां पे रेजिस्टिविटी की यूनिट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में आएगी टेम्परेचर की यूनिट यानी कि डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी कह सकते हैं, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्लियर? बट अगर मुझे यहाँ से रेजिस्टिविटी बतानी हो आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर, कि पहले रेजिस्टिविटी ρ1 थी बट हमने कुछ चेंज किया टेम्परेचर में, चेंज करने के बाद रेजिस्टिविटी कितनी होगी वो पता लगानी है, तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस फॉर्मूला। हाउ? अल्फा ρ1 T2 माइनस T1 इक्वल्स टू किसके आएगा? ρ2 माइनस ρ1। मुझे ρ2 की वैल्यू चाहिए तो मैं ρ1 को इधर ट्रांसफर कर दूं, तो ρ2 किसके इक्वल आएगा? अल्फा ρ1 T2 माइनस T1 प्लस ρ1। यहां से ρ1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। दिस इज द फॉर्मूला व्हेन यू आर, सॉरी, ρ2
This is the formula when you are supposed to find the resistivity after change in temperature. और अगर आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा हो तो आप इजीली बता सकते हो कि इतना टेम्परेचर में चेंज किया है तो कितना रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा. So this was all about Ohm's law, resistance, resistivity, dependence of resistance on different factors, dependence on resistivity on different factors. So I hope you enjoyed today's lecture, and if you enjoyed, then don't forget to subscribe the channel and just share this channel with other students as well. क्योंकि benefit सबको मिलना चाहिए, सबका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. And stay tuned for more interesting lectures and also the practice questions based on Ohm's law, resistance, resistivity. A number of questions we will practice and important questions. बहुत ही एकदम brain challenging questions solve करेंगे हम. So stay tuned and all the very best for your future.